करीब 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या? उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, आप परेशानी बताइए और भाई साहब कहाँ हैं? माताजी किधर हैं? आखिर हुआ क्या? लेकिन उधर से केवल एक रट की, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि कम से कम 1 घंटा लगेगा। जैसे तैसे पूरी घबराहट में पहुंचा। देखा तो भाई साहब सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही है। 13 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है? भाई साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, देखिए, तलाक के पेपर ये कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। प्रथम दृष्टि में मुझे लगा ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर है? बच्चों ने बताया, पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट करा दिया है। मैंने घर के नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को बहुत कोशिश की पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि पत्नी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ खूब रोती थी। नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिन से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो कि उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है जब मैं 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाला था। माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ। मैं तभी स्कूल से आया था। उसका शरीर गर्म था, तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है? हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसीलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगी और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपने बीवी और बच्चों के क्या ही होंगे। हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या ही कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लगती है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा। कम से कम मैं माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा।
माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। बात करते करते रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। उनके भाव भी प्रायश्चित और गालिन से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं उनको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या बात करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े कतार शब्दों में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, आप विश्वास करिए, ये लोग बहुत बड़े प्रायश्चित में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उनको लगा कि बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावना को अपने पुराने रिश्ते की पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूम रहे थे। माँ केवल माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, उसे बेसहारा न होने दे। अगर वह कमज़ोर हो गई तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है, किससे छुपा नहीं है। अगर आपकी परिचित परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उसको ये ज़रूर पढ़ाएं, बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करे, लेकिन अपनी जननी को बेसहारा बेघर नहीं होने दे। अगर माँ की आंखें से आंसू गिर जाएं तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। उस आंचल को बिखरने मत देना। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।